चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, उसी में आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने दो कंडीशन बताई थी। एक तो वो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन हो या ही सी इट हो। दूसरा कंडीशन बताया था जब सब्जेक्ट प्लुरल नाउन या फिर आई वी यू दे हो तो। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, जिसमें मॉडल कैन का प्रयोग या मे का प्रयोग होता है। तो ऐसे हम देखेंगे जब वाक्यों में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकते हो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो देखिए जब वाक्यों में सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हो आदि शब्द आते हैं तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। एक तो कैन का यूज होता है जो किसी एबिलिटी, क्षमता या फिर कैपेसिटी को दिखाता है, और दूसरा मे से बनता है, सकता है, सकती है, सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इन दोनों कंडीशन हमें देखना है। मे से संभावना दिखाई जाती है और कैन से कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी ये सब दिखाई जाती है। तो कैन वाले को देखने हो तो पहले हम ये लिखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कैन होगा, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और मे वाले में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर मे हो जाएगा, मे के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये दो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं वाले वाक्यों में। और इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना होगा। कैन पे विशेष ध्यान देना है। कैन का यूज उस कंडीशन में करते हैं जबकि वाक्य में किसी काम करने की क्षमता, किसी की एबिलिटी, पावर या सामर्थ्य दिखाया जाता है तो, और में से संभावना दिखाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह तेज दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है। ये मॉडल में पढ़ाया जाने वाला चीज है, लेकिन हम यहाँ पढ़ा देते हैं क्योंकि ये सकता है, सकती है, सकते हैं ट्रांसलेशन में आ जाता है और हमारे लिए एक दुविधा बन जाती है कि इसको कैसे करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रख के इसको हम पढ़ लेते हैं। वह तेज दौड़ सकता है, तो यहाँ सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, सब्जेक्ट कैसा भी हो सबके साथ कैन लगेगा, सब्जेक्ट कैसा भी हो सबके साथ में लगेगा। बस ये कंडीशन देखनी है, कैन से पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाई जाएगी और में से पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी। तो वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन, दौड़ना रन मीन्स होता है, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है किसी की एबिलिटी या किसी की क्षमता दिखाई गई है। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर संभावना दिखाई गई कि आज बारिश होने की संभावना है, यानी आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल लिए जहां पर कैन का यूज और मे का यूज देखा। अब इसके बाद फिर जो सेंटेंस आएगा वो हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हर सेंटेंस में पाया जाता है। ये सेंटेंस का दो रूप होता है, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम देखिए असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव मैंने पढ़ लिया। अब इसके बाद मुझे हम लोगों को पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वही कंडीशन होगी, पर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन और ही सी इट। इसको हम लिख लेंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या
सिंगुलर नाउन या ही शी इट हो तो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या ही सी इट हो तब हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं डज, उसके बाद फिर नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे राम अपना काम नहीं करता है, पहचान वही है, ता है, ती है, ते है। तो राम अपना काम नहीं करता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम के बाद लगाएंगे डज नॉट, करना काम नहीं होगा डू, राम डज नॉट डू हिज वर्क। दूसरा देखिए, जैसे वह एक गीत नहीं गाती है, तो यह सब्जेक्ट होगा शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब दूसरी कंडीशन आएगी। पहले कंडीशन तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या ही हो, सी हो, इट हो, तो हम इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डज नॉट लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, तो यहाँ पर अपने आप नहीं करता है या जो भी होगा उसकी इंग्लिश बन जाती है। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ना हो, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होगी। यहाँ पर देखेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन या आई वी यू दे हो, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या आई वी यू दे में से होगा तब हम यहाँ पर डज नहीं लगाएंगे, डू लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वे है, जो एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, इसकी इंग्लिश होगी दे। अब लगाना है हमें डू, दे डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। दूसरा देखते हैं, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तो या तुम की इंग्लिश होगी यू। सब्जेक्ट तुम है तो यू लिखेंगे, यू के साथ भी लगेगा डू नॉट, क्योंकि इस लिस्ट में दिया गया आई वी यू दे हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल नाउन हो, तो ऐसी कंडीशन में हम डू नॉट का यूज करते हैं। तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। यहाँ पर ये देखना है कि अपना अपनी अपने की अंग्रेजी के लिए आई के साथ अपना अपने की अंग्रेजी माई से बनेगा, वी के साथ अवर से बनेगा, और ही के साथ हिज से बनेगा, और शी के साथ हर से बनेगा। इसी तरह यू के साथ योर से बनेगा, और दे के साथ देयर से बनता है। इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। दे के साथ देयर से बनेगा, और साथ ही साथ सब्जेक्ट अगर हमारा कोई मेल नाउन हो तो उसके साथ भी अपना अपनी अपने उसका उसकी उसके या उसका अपना उसकी अपनी उसके अपने, तो उसके साथ हम लगाएंगे। मेल नाउन होगा तो हिज से बनेगा, और फीमेल नाउन होगा तो
फीमेल नाउन होगा तो हर से बनेगा, और प्लूरल नाउन होगा चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्लूरल नाउन के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी देयर से बनती है। इतनी चीज़ें बहुत पॉइंट की बातें हैं। आई के साथ माई, वी के साथ अवर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, मेल नाउन के साथ हिज, फीमेल नाउन के साथ हर, प्लूरल नाउन के साथ देयर। अब यहाँ तक हम पहुँचे कि सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो हम इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, और इसके बाद हम चलते हैं यदि सेंटेंस में निगेटिव में भी नहीं सकता है, नहीं सकती है, नहीं सकते हैं आदि आ जाए तो यहाँ पर डू की जगह पर कैन ले लेगा, या फिर संभावना दिखाई गई होगी तो मे ले लेगा। इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर एक और निगेटिव का रूप मिलेगा, उसको भी देखते हैं। इसमें थोड़ा ही लिखेंगे, केवल समझना है कि जब वाक्यों में सकता, सकती, सकते आदि हो तो, यानी जब निगेटिव वाक्यों में भी सकता है, सकती है, नहीं सकता है, नहीं सकती है, नहीं सकते हैं, नहीं सकते हो, तब हम वहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस से कोई संभावना व्यक्त की गई हो तो सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, और मे के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके लिए दो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है कि तुम यह काम कर सकते, नहीं कर सकते हो, तुम यह काम नहीं कर सकते हो। देखिए सकता है, सकती है वाले लिस्ट का एक सेंटेंस है, और इसमें नहीं शब्द आया है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू कैन नॉट डू दिस वर्क। इसी तरह आज बारिश नहीं हो सकती या आज वर्षा नहीं हो सकती, तो इसका भी ट्रांसलेशन देख लीजिए, आज वर्षा नहीं हो सकती है। इट मे नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है। अब यहाँ हमने देखा जब नेगेटिव वाक्यों में भी नहीं सकता है, नहीं सकती है, नहीं सकते, या हम ये कह सकते हैं सकता, सकती, सकते आ जाता है, तब हम वहीं पर डू या डज को हटा करके कैन या में लगा देते हैं। अगर सेंटेंस से क्षमता, सामर्थ्य आदि दिखाया गया हो तो कैन लगा देंगे, और जब पॉसिबिलिटी दिखाई गई हो, संभावना दिखाई गई हो तो में लगा देंगे, और उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसमें भी एज इट इज रहेगा जैसे पहले रहता है। अब इसके बाद एक और रूप मिलता है नेगेटिव का, जिसमें हम देखते हैं कभी नहीं शब्द आ जाता है। उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर होने चाहिए, दो कंडीशन के साथ, वह सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वह सब्जेक्ट इज प्लूरल। दो कंडीशन के लिए देखेंगे, बहुत विस्तार से देख रहे हैं, केवल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, नोट बनाते रहिए, आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी छोटे सेंटेंस में दिखा रहे हैं, इसके बाद हम जो दिखाएंगे यूपी बोर्ड के इंग्लिश का और सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस से हम क्वेश्चन को लेंगे ट्रांसलेशन करने वाला, जिससे दो काम एक साथ होगा। एक तो आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेंगे, और दूसरा काम ये होगा आप ट्रांसलेशन भी साथ में सीखेंगे, इसलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। देखिए दूसरा जो प्रकार मैंने बताया कि जब वाक्यों में कभी नहीं शब्द आ जाए, कभी नहीं शब्द आता हो तो, जब वाक्यों में कभी नहीं शब्द आता हो, कभी नहीं जरूरी नहीं कि ये दोनों शब्द एक साथ होंगे, ये बिखर भी सकते हैं, साथ भी रह सकते हैं।
तब हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नेबर, क्योंकि नेबर की इंग्लिश होती है कभी नहीं, इसमें नॉट की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे, और अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। दोनों एग्जाम्पल एक ही स्ट्रक्चर पे मैंने बना दिया है। कंडीशन हमने नहीं लिखी है, कंडीशन पिछले में जो लिखा वही है। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन और ही सी इट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या ही सी इट होगा तो नेबर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जरूरत के हिसाब से जोड़ देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या आईवी दे होगा तो वहां पर नेबर के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ही लिखेंगे, ही के बाद लिखेंगे, क्योंकि कभी और नहीं दोनों शब्द आ गए हैं इस सेंटेंस में, तो यहाँ कभी नहीं की इंग्लिश अकेले नेवर बना लेगा, ही नेवर। अब उसके बाद लिखेंगे टेल्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेल में एस लगा देंगे। ही नेवर टेल्स, वह कभी नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है, झूठ, ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसे दूसरा देखते हैं, वे कभी समय पर स्कूल नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वे कभी समय पर स्कूल नहीं आते हैं, तो यहाँ दे के बाद नेवर, दे नेवर कम टू स्कूल, समय पर की इंग्लिश है ऑन टाइम, वे समय पर कभी स्कूल नहीं आते हैं। तो हमने देखा कि नेवर का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम नेवर के साथ ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने की दशा में, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कंडीशन में हम ये लिख देंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ करके, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, बाकी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो और फुट कर भी इसको पढ़ाया जा सकता है। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे किया जाए तो सबकी इंग्लिश पहले आप सबके नीचे लिख लीजिए, जैसे वहाँ की इंग्लिश ही होता है लिख लीजिए, कभी और नहीं है दोनों की इंग्लिश एक जगह नेबर लिख लीजिए, झूठ की इंग्लिश लाई लिख लीजिए, और बोलता है कि इंग्लिश टेल्स लिख दीजिए। अब उन सब शब्दों को उठाकर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसका ही लिख दिया, मुझे मालूम है, और कभी नहीं ये दोनों का होता है नेवर, तो यहाँ लिख दिए नेवर, हालांकि ये दोनों दूर हैं, दोनों को साथ लिख दिया। झूठ की इंग्लिश होती है ए लाई, और उसके बाद बोलना की इंग्लिश होता है टेल। अब देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस लगा देंगे। अब इसको उठा के सेट कर देंगे। पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही को उठा के रख दिए, उसके बाद नेवर रखना है, नेवर को रख दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा के रख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठा के लिख देंगे, ट्रांसलेशन हो जाएगा। जिसका बिल्कुल भी नहीं आता वो इस तरह से कर सकता है। और चूंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है सब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है सेंटेंस में, कौन लगा के प्रश्न आप पूछ लीजिए, उत्तर में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कौन कभी झूठ नहीं बोलता है तो वह कभी झूठ नहीं बोलता, ये रहा सब्जेक्ट, और वर्ब आपको आखिर में मिल जाएगा, बीच के जो बचे हुए वो ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमें 3 कंडीशन मिली, एक तो डज नॉट वाला, दूसरा डू नॉट वाला, तीसरा कैन नॉट वाला, चौथा मे नॉट वाला, और पांचवा नेवर वाला मिला। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव में ट्रांसलेट करने का ये सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है। इसका इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े सेंटेंस को लेंगे। बड़े सेंटेंस में कुछ ऐसी बात नहीं होती है, कुछ फ्रेज जुड़ जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट के पार्ट बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। बड़े सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन किया जा सकता है। जब हमारा इंडेफिनिट टेंस और सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तब हम पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, और वो भी यूपी बोर्ड की कक्षाओं से लेंगे, जिसका ट्रांसलेशन करते वक्त हमारा क्वेश्चन पेपर भी तैयार होगा और साथ ही साथ हमारा ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तैयार रहिए। आज का हम वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। इस तरह से लंबा समय तो लगेगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमारा ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन्हीं के माध्यम से हम इसके बाद फिर एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जितने भी चीज़ें होते हैं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, वो टेंस भी करवा देंगे। सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ग्रामर में, वो कुछ भी नहीं छूटेगा। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।